हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे स्पीड कंट्रोलर। क्लोज लूप कंट्रोल अगर डीसी मोटर का करेंगे तो उसमें हमने देखा था कि दो कंट्रोलर होंगे, एक करंट कंट्रोलर और एक स्पीड कंट्रोलर। ओके, स्पीड कंट्रोलर क्या करेंगे, अगर हमें मोटर का स्पीड हम फिक्स कर दिए कि इतने स्पीड पर रन करे, तो जहाँ भी वेरिएशन आएगा मोटर में, मान के चलो कि 1000 आरपीएम पे मोटर को रन करना चाह रहे हैं, अगर 1000 से 1100 अगर पहुंच गया किसी वजह से, लोडिंग को चेंज करने की वजह से या वोल्टेज को चेंज होने की वजह से, तो उसको क्या करेगा, वहाँ पे एक फीडबैक रिस्पांस देगा, जिसकी वजह से कंपैरेटर से क्या करेगा, वहाँ पे स्पीड कंट्रोलर वापस एक सिग्नल देगा जो कि स्पीड को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और अगर 1000 आरपीएम पर रन करना चाह रहे हैं, 900 होगा तो उसके अनुसार वहाँ पे भी यहाँ पे सिग्नल देगा जो कि स्पीड को वापस 1000 पर ले आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन और डीसी मोटर, जो कि लास्ट क्लासेस में दोबारा हमने डिस्कशन किया था मॉडिफाइड ट्रांसफर फंक्शन में, जो कि प्रीवियस वीक में फ्राइडे को अगर डिस्कशन जो किए हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन में है कि दोबारा हमने थोड़ा सा अलग से इक्वेशन पुट करके ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में है। ओके, अब उस ट्रांसफर फंक्शन को तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे क्योंकि वो तो किसका ट्रांसफर फंक्शन है, मोटर का। अब मोटर के ट्रांसफर फंक्शन में हम क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोलर को यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोलर को यूज करेंगे तो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन तो आएगा ही, साथ में स्पीड का जो कंट्रोलर है उसका ट्रांसफर फंक्शन को भी हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फीडबैक के लिए क्या करेंगे, फीडबैक के लिए टैकोजेनेटर या टैकोमीटर जो रहेगा, जो स्पीड को मेजर करता है, आरपीएम में स्पीड को मेजर करेगा या माइल्स पर आवर में स्पीड को मेजर करेगा। और मोटर है तो रोटेशन होगा, तो आरपीएम में होगा रोटेशन पर मिनट। और वहाँ पे उस फीडबैक से बताएगा कि अगर 1000 हमने रेफरेंस रखा कि 1000 आरपीएम पर रेफरेंस, तो फीडबैक वहाँ बताएगा कि एक्चुअली मोटर कितने स्पीड पर रन कर रहा है। वो कहाँ से मेजर करेगा, मोटर के 60 पर वहाँ पे टैकोजेनेटर रहेगा जो कि उसके स्पीड को मेजर करके और फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करेगा टैकोजेनेटर यहाँ पे, जिसका अगर ट्रांसफर फंक्शन केटी से रिप्रेजेंट कर दे, जो कि टैकोजेनेटर है। और यहाँ से आएगा आपका रेफरेंस, अगर रेफरेंस यहाँ पे 1000 आरपीएम पे है तो रेफरेंस यहाँ पे आएगा, उसके अनुसार जो वोल्टेज आएगा। और यहाँ पे कंपैरेटर यहाँ पे कंपैरिजन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड नहीं, सीधे स्पीड को कैसे मेजर करेगा, कोई सिग्नल होगा, सिग्नल यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल होगा। और यहाँ भी टैकोजेनेटर है तो यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल देगा। ठीक है, टैकोजेनेटर दोनों का अगर जो डिफरेंस होगा, अगर 1000 आरपीएम पे और यहाँ पे 1000 आरपीएम अगर रेफरेंस है और यहाँ पे 1100, तो जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे ईरर की वजह से यहाँ पे सिग्नल आएगा जो कि स्पीड कंट्रोलर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है कि इसमें अगर थ्योरी पार्ट में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज जो आएगा, जो कि देखो अप्लाइड वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्टर यूज होगा, 3 फेज कन्वर्टर मतलब रेक्टिफायर, और वहाँ पे इसको डीसी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं फायरिंग एंगल को चेंज करके। तो जो भी हमने थ्योरी में देखा था वापस इसको देखते हैं ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस है, अगर 1000 आरपीएम पे है तो 1000 आरपीएम पे यहाँ पे है इस पार्ट में, तो यहाँ पे इसके अनुसार वोल्टेज है। मान लेते हैं कि 1000 आरपीएम का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 10 वोल्ट एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आया। यहाँ पे अगर रेफरेंस यहाँ पे आगे अगर मान के चलो 1100 आरपीएम, तो 1100 आरपीएम आया तो यहाँ पे एक वोल्टेज देगा, इसके अकॉर्डिंग मान के चलो यहाँ पे आ गया 11 वोल्ट। अब ये दोनों का वोल्टेज का डिफरेंस आएगा 10 माइनस 11, तो यहाँ पे 1 वोल्ट, जो कि साइन चेंज के अनुसार, तो यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पे देगा, स्पीड कंट्रोलर का ट्रांसफॉर्मर के एस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, जो स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पे देगा। ठीक है, अब जो भी स्पीड कंट्रोलर जो ये पार्ट हैगा, ये कहाँ से आया, ये दोनों का वोल्टेज का डिफरेंस है, मतलब ईरर है।
अगर मान के चलो ये भी 1000 आरपीएम हमें चाहिए भी मोटर और 1000 आरपीएम पे रन कर रहा है, तो यहाँ पे ईरर जो फंक्शन आएगा 0 आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट और 10 वोल्ट तो 0। पर यहाँ पे जब भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पे एक सिग्नल आएगा जो ईरर सिग्नल यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास, तो स्पीड कंट्रोलर से यहाँ आउटपुट आएगा। ओके, उसके बाद ये जो सिग्नल देगा एक कन्वर्टर के अल्फा को चेंज करेगा, ट्रिगरिंग एंगल को चेंज करेगा। 3 फेज कन्वर्टर, चूंकि मोटर को चाहिए क्या, डीसी चाहिए। यहाँ पे 3 फेज से 3 फेज एसी है, एसी से हम क्या करेंगे, डीसी कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मोटर फास्ट रन कर रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज उसका कम करना पड़ेगा, तो अल्फा को उसके अनुसार हमको चेंज करना पड़ेगा, ट्रिगरिंग एंगल को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अल्फा इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज को हम डिक्रीज करेंगे ताकि मोटर को यहाँ पे वापस रिड्यूस कर सकते हैं आर्मेचर कंट्रोल में। यहाँ पे ए पार्ट आया कि मोटर का जो यहाँ पे आर्मेचर करंट कितना आ रहा है, ठीक है। ये चीज ट्रांसफर फंक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो आएगा ये स्पीड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल ट्रांसफर फंक्शन हो गया मोटर का, जिसमें ए पार्ट आएगा यहाँ से जो आएगा तो यहाँ आउटपुट देगा करंट के फॉर्म में, आर्मेचर करंट के फॉर्म में, और यहाँ आएगा स्पीड के फॉर्म में, और स्पीड से यहाँ पे वापस फीडबैक देंगे टैकोजेनेटर को, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ब्लॉक डायग्राम है। ये चीज लिखे ट्रांसफर फंक्शन जो कि पहले डिस्कशन किए हैं लास्ट वीक में, फ्राइडे के क्लास में, मतलब 5 दिन पहले। तो वहाँ पे देखें कि यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन लेंगे, कौन सा ट्रांसफर फंक्शन, ए बार ट्रांसफर फंक्शन जो हम बात करें मोटर का, ये ट्रांसफर फंक्शन वहाँ से उठाएं। अब अगर बात करें टोटल ब्लॉक यानी कि अगर हम बात करें इसका, ये तो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है और ये है स्पीड कंट्रोलर का। टोटल का अगर कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन बात करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा, आउटपुट क्या है, ओमेगा एम। आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट यहाँ पे ओमेगा एम है, ओमेगा एम। इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट आपका है यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज। तो इनपुट यहाँ पे, तो आउटपुट अपन इनपुट क्या है, रेफरेंस, तो आउटपुट ओमेगा एम अपॉन ई आर एस। यहाँ पे जो टर्म आएगा तो ये चीज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकल के आता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। अब जी एस क्या आ जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जी एस जो यहाँ पे है, जी एस हो जाएगा ए टर्म के एस इंटू के सी इंटू ए ब्लॉक अभी सीरीज में है। तो यहाँ पे चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जी एस आ जाएगा, के एस इंटू के सी इंटू फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे इंटू यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक। तो यहाँ कंप्लीट जी एस आ जाएगा। एच एस क्या है, फीडबैक यहाँ पे क्या है, टैकोजेनेटर का के टी, तो यहाँ पे आ जाएगा के टी के फॉर्म में। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आ गया कंप्लीट, मतलब जी एस, ये टर्म आपका जी एस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म आएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे ये वाला पार्ट है कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो जो टर्म बचा उसके अनुसार अब ये जो टर्म है नीचे वाला पार्ट में, इस टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा इसमें, कंप्लीट डिनोमिनेटर, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 प्लस एस टाउ m1 प्लस सेम चेंज फंक्शन। तो इससे क्या होगा, ये टर्म यहाँ पे और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि जो ए टर्म है, ए टर्म और 1 प्लस ए टर्म से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ पे जब डिवाइड किया जाए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इस ढंग से यहाँ से डिवाइड कर दिए ये टर्म इंटू यहाँ पे एस टाउ एम है, एस टाउ एम वन डिवाइडेड बाई ए बड़ा और ए टर्म। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ए टर्म आपका रिमेनिंग बच गया, ठीक है। अब इस टर्म को जब लिखे वापस, इस टर्म को लिखे, सेम चीज जो ऊपर लिखा हुआ है, इस टर्म को लिखे, तो इस टर्म को सभी इसमें कांस्टेंट है,
कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, K1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो 1 है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस s है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, यहाँ पे s इनटू बाकी जो टर्म्स है क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाउ 1 से एक कांस्टेंट जो टाइम पीरियड है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि टाउ m1 है, टाउ m1 डिवाइडेड बाय सभी कांस्टेंट है, तो अलग एक कांस्टेंट आ जाएगा, अलग एक टाइम पीरियड आ जाएगा जो इसको रिप्रेजेंट किया। टाउ m1 को हम रिप्लेस करके टाउ 1 से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो यही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेम चीज है, जो चीज यहाँ पे हमने लिखा, अब स्टडी किया कि K1 का क्या वैल्यू, K1 का वैल्यू ए टर्म है, तो ए टर्म को यहाँ पे लिख दिया। टाउ 1 का वैल्यू क्या हुआ, टाउ 1 का वैल्यू ए वाला है जो कि रेड में है, तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, अब इस कंडीशन में हमें पता है कि ए टर्म अगर है तो इसमें हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये पता है कि ए जो कांस्टेंट आएगा, ए कंप्लीट जो कांस्टेंट है, एक कहीं भी मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए सभी कांस्टेंट को तो 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर रहेगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आ गया 150, एग्जाम्पल 150, तो 150 में प्लस 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो इसको प्लस में है तो 150 या 151 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर था 1 से, तो यहाँ पे 1 को हम प्लस में नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको नेगलेक्ट करके इसको देखेंगे कि आगे क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे K1 है। अब जो K1 का वैल्यू हमने लिखा था, K1 इज इक्वल टू ए टर्म तो था ही ऊपर वाला, यहाँ पे पहले क्या था 1 प्लस ए, तो 1 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नेट कर दिया। अब जो टर्म आएगा तो इसमें सभी ऑलमोस्ट सेम ही है, कांस्टेंट है। इस 1 को यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद मतलब इसको नेगलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सभी जो कांस्टेंट है केसी सभी को आपस में कैंसिल आउट कर दिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या KT। तो यहाँ पे लिख सकते K1 है, अगर 1 को नेगलेक्ट करने के बाद K1 बचेगा, K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन KT हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन KT यहाँ पे टर्म आएगा, तो ये टर्म आ जाएगा। ओके, अब टाउ 1 की बात करें, टाउ 1 में भी यहाँ पे पहले क्या था 1 प्लस ए टर्म था, तो 1 को हमने नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो टाउ 1 अब बचा टाउ m1 अपॉन इतना का वैल्यू। ओके, चूंकि हमें इसमें क्या देखना है, आर्मेचर करंट का वैल्यू निकालना है, ताकि आर्मेचर करंट जितना चेंज होगा उसके अनुसार स्पीड चेंज होगा। तो आर्मेचर करंट का वैल्यू, तो हम अगर जो कि ब्लॉक डायग्राम देखें तो उससे हम निकाल सकते हैं कि उससे निकाल सकते हैं यहाँ पे IAS अपॉन ERS, ये तो हमको चाहिए, यहाँ पे इनपुट है ERS, और हमें डायरेक्टली ओमेगा MS पर नहीं जाना, IAS का अगर निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं IAS अपॉन ओमेगा MS इंटू ओमेगा MS अपॉन ERS। हमने क्या किया, IAS और ERS को सेम ही रखा, ओमेगा M को हमने क्या कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना IAS अपॉन ओमेगा MS। ओके, IAS अपॉन ओमेगा MS कहाँ से निकालेंगे, तो ये चीज हमने पहले भी देखा था, इसको वापस देखते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओके, देखो आइए हमें अभी क्या लिखे, ओमेगा MS अपॉन ERS। ERS यहाँ पे है, ERS यहाँ का वैल्यू है, ओमेगा MS यहाँ का वैल्यू है। पेन, इसको पेन सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे ओमेगा ERS है और यहाँ पे ओमेगा MS है।
बीच में यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट। अगर इसके अनुसार हमें वैल्यू निकालना है तो एक टर्म हमने क्या लिखा, अगर लिखना है ओमेगा, पहले क्या था, ओमेगा एम एस अपॉन ई आर एस, यही था। इसको हमने क्या किया, ओमेगा एम एस अपॉन ओमेगा एम एस, यहाँ पे इसको अभी हटा देते हैं। हमें अब अगर निकालना है आई ए एस अपॉन ई आर एस, अगर ए निकालना है आई ए एस अपॉन ई आर एस, इससे लिखते हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू है, आई ए एस कहाँ पे है, ये आर्मेचर करंट है, और ई आर एस कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आई ए एस अपॉन ई आर एस यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, ई आर एस डिनोमिनेटर में है तो यहाँ से लिख सकते हैं आई ए एस अपॉन ओमेगा एम एस इंटू ओमेगा एम एस अपॉन ई आर एस, यही है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एम एस और ओमेगा एम एस, तो सेम चीज बचेगा। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन है ओमेगा एम एस और ई आर एस, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ है। और आई ए एस अपन ओमेगा एम एस अगर बात किया तो आई ए एस कहाँ पे, आई ए एस यहाँ पे है, ओमेगा एम एस यहाँ पे है। तो हमें पता है कि ओमेगा एम एस अपॉन आई ए एस, इसको लिख सकते हैं ए ब्लॉक डायग्राम, यही है आउटपुट यहाँ पे ओमेगा एम एस अपॉन आई ए एस। तो ये आ जाएगा के एम टू अपॉन 1 प्लस एस टाउ एम 1, यही है ब्लॉक डायग्राम। आउटपुट ए इनपुट ए ब्लॉक डायग्राम। और यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे ये क्या है, उल्टा है, आई एस अपॉन ओमेगा एम एस, तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स में कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं मेन पेज पे। सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से अभी जो डिस्कशन किया, आई एस अपॉन ओमेगा एम कितना आ जाएगा, 1 प्लस एस टाउ एम अपॉन के एम टू, जो अभी डिस्कशन किए वहाँ ब्लॉक डायग्राम से। और ए पार्ट जस्ट इससे पहले बोला हमने इक्वेशन 1 में हमने सॉल्व किया, ओमेगा एम एस अपॉन ई आर एस जो पूरा कैलकुलेशन किया, ये आ जाएगा के 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ 2। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ई आर एस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ई आर एस यहाँ पे रख दिया। क्योंकि ई आर एस वोल्टेज है, वोल्टेज रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज है, तो ये अगर मान के चलो 1000 आरपीएम अगर रेफरेंस है तो उसके अनुसार वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो ये तो कांस्टेंट होगा। तो अगर किसी कांस्टेंट का अगर लैप्लेस देखें, लैप्लेस के लिए फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का लैप्लेस का अगर 1 का लैप्लेस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस, 10 का हो जाएगा 10 अपॉन एस। तो ऐसे ई आर का वैल्यू का अगर लैप्लेस बात किए तो कितना हो जाएगा, ई आर अपॉन एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई आर अपॉन एस। ओके, यहां तक क्लियर है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ए टर्म आ जाएगा आई ए एस, अभी हमने लिखा था जिसके अनुसार, तो सेम वही चीज, इसको बस के एम टू यहाँ पे लिख दिया, बाकी सेम चीज है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा आई ए एस का वैल्यू, इससे हमने क्या कर दिया, कैसे टाउ वंस को यहाँ से हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाले तो 1 अपॉन टाउ 1 प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाला पार्ट टाउ 1 जो है ए एक कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम पीरियड है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, यहाँ से ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है कि ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो इसको क्या होता है, ए इंटू डी अपॉन बी सी होता है, यानी कि सी को हम यहाँ पे ला सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ 1 है तो टाउ 1 को यहाँ पे हमने ऊपर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टर्म यहाँ पे डालेंगे, बाकी ए टर्म बच गया आपका। ठीक है, अब हमें पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये चीज़ आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम में।
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसको अगर इस वैल्यू है आई एस का वैल्यू जो यहाँ पे है इसको लिख सकते हैं, दो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे एस है और दूसरा है एस प्लस 1/τ1। तो इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका ब्रेक करेंगे तो एस हो जाएगा और एस प्लस 1/τ1 और इसको लिख देंगे यहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट के ए और यहाँ पे बी। अभी ए और बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। कैसे? तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए, ए वाला पार्ट यहाँ से मल्टीप्लाई किया और ए वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा ए इंटू इतना एस प्लस 1/τ1 इंटू बी इंटू एस। ओके, अब यहाँ पे ये जो नीचे का पार्ट है डिनोमिनेटर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो सेम ही है। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किए तो एस वाला वैल्यू एस इसमें है और एस इसमें है, तो यहाँ पे एस यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ आ जाएगा ए इंटू 1/τ1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय τ1। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे, इसको ये ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि एस किस में वैल्यू है और τ1 किस में है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो τ1 यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को, तो k1 इंटू ई आर अपॉन ए वैल्यू, तो इसमें τ1 आएगा तो इसमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा τ1। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, τ1 की बात अकेला नहीं है, यहाँ पे ये चीज इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है। τ1 तो इसमें भी आएगा लेकिन ये पार्ट आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, कंप्लीट वैल्यू आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक साइड रखेंगे और एस का वैल्यू जहाँ है उसको एक साइड रखेंगे। एस का वैल्यू कहाँ पे है, मेनली हमको एस पर फोकस करना है। एस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा k1 इंटू एस इंटू τm इंटू ई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एस का वैल्यू आ जाएगा, तो एस को एस से कंपेरिजन कर देंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, ए वाला कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेरिजन कर देंगे और एस का वैल्यू को एस से कंपेरिजन कर देंगे, तो एस इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कांस्टेंट का वैल्यू τ1 यहाँ पे है, τ1 यहाँ पे, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कंप्लीट τ1 को छोड़ के, तो ए टर्म आ जाएगा, तो ए को लिख सकते हैं k1 इंटू ई आर, k1 इंटू ई आर अपॉन km2, k1 इंटू ई आर अपॉन km2, और एस का वैल्यू है तो एस यहाँ पे है, तो ए प्लस भी कितना हो जाएगा, ए कंप्लीट वैल्यू, तो ए प्लस भी कितना हो जाएगा, k1 इंटू τm इंटू ई आर अपॉन km2 τ1। ओके, तो इससे हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू इज इक्वल टू इतना ए वैल्यू माइनस ए, और ए का वैल्यू हमें पता है तो माइनस ए यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पेज पे। अब a और b का वैल्यू इक्वेशन जो 3 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां लिखे थे 1 a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस, तो a का वैल्यू यहाँ पे निकल आया और b का वैल्यू यहाँ पे निकल आया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन 4 आ जाएगा। अब इस ये करेंट है, ये करेंट का वैल्यू मेनली हमको निकालना है, तो एक करंट कंट्रोल करेगा स्पीड को, ठीक है, और स्पीड से वहाँ पे फीडबैक देगा टैको जनरेटर को। तो इस करंट का वैल्यू को अगर टाइम डोमेन में निकालना है, ये तो है किस में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एस निकाला हुआ तो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन में निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए टर्म है समथिंग, ये कांस्टेंट अपॉन एस है, यानी कि ए, इसका अगर टाइम डोमेन निकालेंगे तो कांस्टेंट ही अकेला रह जाएगा। हमें पता है कि कांस्टेंट का अगर इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1/s से यहाँ पे डिवाइड होता है, तो रिवर्स जाएंगे तो s यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ से अगर इसमें देखें तो इसको लिख सकते हैं s माइनस ऑफ माइनस 1/τ1, इसको लिख सकते हैं ऐसे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे जो इसमें a टर्म तो वही रहेगा, a टर्म वही रहेगा, इंटू e टू द पावर ऑफ t टाइम डोमेन में इंटू ए टर्म आ जाता है, तो इंटू ए टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इस वैल्यू को अगर इसके ए बार पार्ट हमने कांस्टेंट है दोनों में निकाल लिए तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर बात किया जाए कि टाउ एम है मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट जो कि जे अपॉन बी आया था, चूँकि मैकेनिकली कोई चीज़ फास्ट हम नहीं चेंज कर सकते हैं,
ब्रेक लगाना से लेकर कोई चीज मूव करना है, क्लोज करना, तो फास्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल में बहुत फास्ट कर सकते हैं। टाउ वन जो है ये इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट का मॉडिफाइड फॉर्म है। टाउ एम है मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, तो हमें पता है कि टाउ एम ग्रेटर देन होगा टाउ जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। टाउ वन इलेक्ट्रिकल का डेरिवेटिव है जो कि L/R होता है। क्योंकि अगर स्विचिंग करना है, जैसे थायरिस्टर का स्विचिंग करना है, तो इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही फास्ट होगा, बहुत फास्ट स्विचिंग कर सकते हैं। मैकेनिकली उतना फास्ट स्विचिंग हम नहीं कर सकते हैं, या कोई टर्म में भी बात की तो ये टर्म कितना हो जाएगा, टाउ एम ग्रेटर देन, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल है, तो टाउ एम अपॉन 1 ये लार्जर क्वांटिटी होगा। तो इसमें अगर लार्जर क्वांटिटी होगा 1 का वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि अगर 500 माइनस 1 500 माइनस 1 है, तो यहाँ पे 500 माइनस 1 करना है, तो 1 को हम नेगलेक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आई ए टी इज इक्वल टू सेम 1 प्लस ए टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 को नेगलेक्ट कर दिया तो ए टर्म कंप्लीट आ जाएगा आपका। ओके, फाइनल अगर स्टेडी स्टेट मतलब टाइम इज इक्वल टू इन्फिनाइट बात करें, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 हो जाएगा, मतलब बहुत ही लंबे टाइम के बाद। माइनस इन्फिनाइट मतलब मान के चलो कुछ टाइम का जहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गया, जहाँ पे ऑसिलेशंस नहीं है, तो ए टर्म अकेला रह जाएगा, क्योंकि ए टर्म कितना हो जाएगा 0, ए टर्म आपका आ जाएगा 0, तो यहाँ पे इतना इंटू 1, तो यही अकेला टर्म हो जाएगा। और ये दोनों का रेशियो अगर लेना चाहो ए टर्म और ए टर्म का, तो ए टर्म आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अकेला ए टर्म बचेगा इस रेशियो। तो हमें क्या मेनली फोकस करना था कि आर्मेचर करंट का क्या वैल्यू आता है उसको हमको निकालना था। ठीक है, जिससे कि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं आर्मेचर करंट का वैल्यू को चेंज करके। ठीक है, स्पीड का करंट अगर चेंज होगा टॉर्क भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, और इससे स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज का टॉपिक।